गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स। कल हमने हिंदी ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था भाषा, लिपि और व्याकरण। इस चैप्टर में हमने कल भाषा के बारे में पढ़ा था और जाना था भाषा क्या होती है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आज के वीडियो में हम लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिपि को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। क्या होता है? भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख यानी कि मुंह से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया? नो, अब भी समझाते हैं। हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। भाषा को बोलते समय जब हम बोलेंगे तो भाषा ही तो बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो कुछ शब्द जो हैं वो हमारे मुंह से निकलेंगे। अब जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो क्या है? वो ध्वनि है, वो आवाज है। जैसे मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं ना, तो मैं क्या कर रही हूं? मैं शब्द बोल रही हूं, भाषा बोल रही हूं, आवाज निकाल रही हूं। अब मेरी आवाज में जो भी शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, अगर आप उनको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? लिखने के लिए आपको कुछ आना चाहिए ना। तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो आवाज आप सुनते हैं, जो ध्वनि आप सुनते हैं, उसको लिखने के लिए क्या किया गया है? कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे पानी, आपको पानी सुनाई दिया ना, तो पानी शब्द है या हम कह सकते हैं भाषा है। अब आपको पानी को लिखना है और आप अज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि आपको पा को बनाना नहीं आता है और ना ही आपको ना बनाना आता है। अब आपको लिखना है पानी। बताइए कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि आपको उन चिन्हों की जानकारी नहीं है जिन्हें बनाया गया है या जिन्हें निर्धारित किया गया है। तो अगर आपको चिन्ह पता है तो आप पानी लिख सकते हो। तो बस इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। तो भाषा अलग चीज है और लिपि अलग चीज है। भाषा को बोला जा सकता है, ठीक, लेकिन लिखा नहीं जा सकता। कब तक? जब तक कि हमें उसकी लिपि का ज्ञान ना हो। तो अगर आप कभी भी कोई भी भाषा का नाम लें तो भाषा के साथ उसकी हमेशा एक लिपि भी होगी, उसकी हमेशा एक स्क्रिप्ट भी होगी, ठीक है। तो भाषा और लिपि दोनों एक ही शब्द नहीं है, दोनों का अलग अलग मतलब है। क्या मतलब है? भाषा आप बोल सकते हैं, भाषा आप सुन सकते हैं, भाषा आप समझ सकते हैं, लेकिन जब बात आती है भाषा को लिखने की, तो भाषा को लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? लिपि की। जैसे मैं अभी बोलूं कि मुझे कुछ लिखना है, तो क्या मैं अपनी फिंगर से लिख सकती हूँ? ऐसे ऐसे करके लिख सकती हूँ? नहीं ना। मुझे लिखने के लिए क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए। इसकी मदद के बिना मैं नहीं लिख सकती हूँ। समझ रहे हो ना? उसी तरह से अगर आपको भाषा लिखनी है तो आप स्क्रिप्ट के बिना, लिपि के बिना नहीं लिख सकते। तो जहां भाषा होगी वहीं उसके पीछे पीछे क्या चलेगी? लिपि चलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिपि की परिभाषा क्या होती है। सिंपल है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को आप जैसे लिखो, अलग अलग भाषाएं होती हैं और उनको लिखने का तरीका भी तो अलग अलग होता है ना। तो भाषा को लिखने के ढंग मतलब तरीके को, मेथड को क्या कहते हैं? हम लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं। इतना समझ में आया? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। याद मत करना, मुझे याद करने से बिल्कुल हेट है कि आप लोग बस पढ़िए और याद कर लीजिए। नो, इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। समझना है आपको, जो भी चीज मैं समझा रही हूँ समझना है। एक बार समझ में नहीं आती है, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार समझिए, ठीक है।
अब तो मैं आपके साथ 24 आवर्स हूँ ना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक पीरियड के बाद आप भूल जाते थे कि मैडम आपको क्या पढ़ाकर चली गई, लेकिन अब पीरियड आपका चल रहा है, लेकिन ये पीरियड जब ओवर हो जाएगा तो आप फिर से सुन सकते हो कि इस पीरियड में आपको, इस क्लास में आपको क्या समझाया गया था। तो अभी आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस है। तो फिर से लिपि की परिभाषा, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। अभी अभी मैंने बताया ना, अगर भाषा है तो क्या होगा, उसकी एक लिपि होगी। बिना लिपि के भाषा हो ही नहीं सकती है। बोलने के लिए हो सकती है, सुनने के लिए हो सकती है, समझने के लिए हो सकती है, लेकिन लिखने के लिए नहीं हो सकती। लिखने के लिए भाषा के साथ लिपि का होना जरूरी है। तो नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी भाषाओं की एक ही लिपि है ना। तो जैसे हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा की जो लिपि है उस लिपि का भी एक नाम है और उस लिपि का नाम है देवनागरी। पंजाबी एक भाषा है और उसकी लिपि है गुरुमुखी। संस्कृत एक भाषा है और उसकी लिपि वही वाली है जो हिंदी की है, देवनागरी। तमिल एक भाषा है और उसकी लिपि का नाम भी तमिल है। अंग्रेजी इज अनदर लैंग्वेज और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो है रोमन। उर्दू एक भाषा है और जो उसकी लिपि है वो है फारसी। मराठी भाषा है और उसकी भी लिपि देवनागरी है। नेपाली एक भाषा है और उसकी भी लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो ये आपको अपने नोटबुक में, होमवर्क में आज नोट करना है। कल हमने क्या नोट किया था, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, तो आपने उसको अपनी नोटबुक में लिखा होगा। आज के होमवर्क में आप भाषा और उनकी लिपियां लिखेंगे। तो आपको ये 8 भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम लिखने हैं। अब हम चलते हैं आगे। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। लाइन थोड़ी सी हार्ड लिखी हुई है, लेकिन इसका इजी मतलब समझा देती हूँ कि कोई भी भाषा दुनिया में बनी और उस भाषा को बोलने वाले 4 लोग हैं और वो उस भाषा को बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। वो चारों लोग बूढ़े होने के बाद मानकर चलिए दुनिया से चले गए, ठीक। तो उनके जाने के बाद वो भाषा भी उनके साथ चली गई ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी भाषा में बोलते थे, क्या बोलते थे और क्या कौन सी भाषा का यूज करके एक दूसरे से बातचीत करते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसको बोलते थे, लिखते नहीं थे, उनके पास लिपि नहीं थी। तो ऐसे ही क्या हुआ होगा, बहुत सारी भाषाएं लोगों ने पुराने समय में, प्राचीन समय में बनाई होंगी। लिपि ना होने की वजह से उन भाषाओं का आज हमारे पास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हम नहीं जानते कि कितनी भाषाएं बनी थी और कितनी भाषाएं मर गई। तो लिपि क्या करती है, लिपि भाषा के लिखित रूप को सामने ले आती है ना। भाषा तो कोई है और अगर हम उसकी लिपि जानते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं। और जो चीज एक बार लिख दी गई है वो लोगों के मरने के बाद भी तो जिंदा रहती है। जैसे किसी एक कवि ने, एक पोइट ने कविता लिख दी और कवि मर गए, तो उसके बाद उनकी कविता लोग पढ़ते हैं, लोग उस पर डिस्कस करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, उसका वाचन करते हैं, उसको बोलते हैं, तो उसकी कविता तो जिंदा रहती है ना। उसी तरह से भाषा को बोलने वाले लोग मर जाते हैं लेकिन भाषा जिंदा रहती है। तो अगर हमें लिपि का ज्ञान है तो हम भाषा को जिंदा रख सकते हैं और भाषा के साहित्य को एक धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। कब? जब हमें किसका ज्ञान हो, लिपि का ज्ञान हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉक्स है इन्हें भी जाने, देखते हैं क्या बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? अच्छा, तो हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब भारत में जितने भी सरकारी काम होंगे
वो किस में होंगे? वो हिंदी भाषा में होंगे। 14 सितंबर सन 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब डिसाइड हुआ कि हिंदी को हम राजभाषा बनाएंगे? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हम अपने भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी शामिल हैं। टोटल कितनी हुई? 22 में जो हमारी राजभाषा है वो है हिंदी और बाकी की 21 भाषाएं हमारी कैसी हैं? मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। लेकिन इन 22 भाषाओं के अलावा भी भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कम लोग उन्हें बोलते हैं, इसलिए वो क्या हो जाती हैं? बोलियां। अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। GRAMMAR, GRAMMAR, ग्रामर मतलब व्याकरण। ये क्या होता है व्याकरण? बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। ठीक है, कोई भाषा है, ठीक, उसकी एक लिपि है, ये भी बात ठीक है। अब बात ये आती है भाषा भी है, लिपि भी है, लिखना कैसे है ना? लिखना कैसे है? तो लिखने का एक तरीका बनाया गया, उस तरीके को व्याकरण नाम दिया गया। तो वो तरीका हमें बता देता है कि जो भी आपने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए किस रूप में? शुद्ध रूप में। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की जरूरत होती है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। व्याकरण की मदद से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और बोलना सीखते हैं। अगर हमको व्याकरण नहीं पता होगा, अगर हमको ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी, तो भाषा के ऊपर हमारी पकड़ मजबूत नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। हो सकता है हम उस भाषा को बोल लें, ठीक है, लेकिन शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है हम टूटा फूटा लिख भी लें, लेकिन शुद्ध तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अगर आप सही प्रकार से भाषा को बोलना चाहते हैं, सही प्रकार से लिखना चाहते हैं, सही प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस भाषा का व्याकरण पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीजें जरूरी हो गई। सबसे पहले भाषा, उसके बाद भाषा की लिपि और उसके बाद भाषा का व्याकरण। जैसे एक सेंटेंस है, मीरा गाना गा रहा है। ठीक है, भाषा लिखी हुई है और कौन सी लिपि में लिखी हुई है? देवनागरी में। मतलब देवनागरी जो लिपि है उसमें जो हमने आवाज निकाली मीरा, मीरा को लिखने का ये तरीका है, माँ एक चिन्ह है, रा एक चिन्ह है, इस तरह से मात्राओं के साथ मिलाकर हमने ये सेंटेंस बना दिया, मीरा गाना गा रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं। व्याकरण हमसे क्या कहता है? व्याकरण हमसे ये कहता है कि अगर लड़की का नाम है यहाँ पर, तो यहाँ रहा है नहीं चलेगा, लड़की के साथ रही है आएगा। तो ये बात हमें व्याकरण सिखाता है ना? तो मीरा गाना गा रहा है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। कल जाना है मुंबई मुझे, भला ऐसे कोई बोलता है कल जाना है मुंबई मुझे? नहीं, ये अशुद्ध रूप है। अगर हम ऐसे बोलते भी हैं तो हम गलत बोलते हैं। तो इसका सही रूप क्या होगा? कल मुझे मुंबई जाना है। तो ये है इसको लिखने का सही तरीका। लिख सकते हैं आप, लेकिन आपने ये गलत लिखा माना जाएगा। आपके लिए ये माना जाएगा कि ये सेंटेंस जो बनाया है आपने अशुद्ध रूप में बनाया है। ठीक है, तो ये था हमने आज जो पढ़ा वो लिपि और व्याकरण। अगला सेंटेंस है, मैंने तेरे से नाराज हूं। अब ये सेंटेंस कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? ऐसे कोई बोलता है क्या, मैंने तेरे से नाराज हूं? नहीं, इसका सही रूप क्या होगा? मैं तुमसे नाराज हूं, है ना? टरक, हरिश, डिब्बा, बंदर, ये शब्द हैं।
और ये शब्द सही वर्तनी में नहीं लिखे हुए हैं, इनका व्याकरण सही नहीं है। तो हमने सुनकर लिख दिया, हमने किसी को बोलते हुए सुना ट्रक और हमने लिख दिया ट्रक, लेकिन क्या ये ठीक है? नहीं, ट्रक को ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ट्रक भी गलत है, हरीश भी यहाँ पर गलत है, डिब्बा भी गलत है और बंदर भी गलत है। तो आपने चारों उदाहरण देखे, सभी में कोई ना कोई अशुद्धि है। अशुद्धि क्या है? देखो, हमने देखा था मीरा गाना गा रही है, ये इसका शुद्ध रूप है। मुझे कल मुंबई जाना है, ये इसका शुद्ध रूप है। मैं तुमसे नाराज हूं, ये इसका शुद्ध रूप है। और ट्रक ऐसे लिखते हैं, हरीश ऐसे लिखते हैं, डिब्बा ऐसे लिखते हैं और बंदर ऐसे लिखते हैं। तो ये है आपका शुद्ध रूप, जिसका पता आपको कब चलता है? जब आप उस भाषा का व्याकरण पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त सभी अशुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे हुआ? ऑफ कोर्स व्याकरण से। इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि किस तरह से हम सही तथा सही शब्द बोलें और लिखें, सही वाक्य और सही शब्द बोलें और लिखें। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं और व्याकरण से ही हमें इन नियमों की सही जानकारी मिलती है। तो अब व्याकरण की क्या परिभाषा बनती है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र या विषय क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए हमें जिस विषय की, जिस शास्त्र की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए व्याकरण के विभाग। विभाग मतलब पार्ट्स, ग्रामर के पार्ट्स। व्याकरण 4 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। उसके 4 विभाग या भाग या काइंड्स, कुछ भी कह सकते हैं। उसके 4 प्रकार होते हैं। व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? वर्ण विचार। सबसे पहले व्याकरण में आप क्या पढ़ते हो? अक्षर, अक्षर ज्ञान। जब आप सबसे पहले कौन सी क्लास में आते हो? नर्सरी में आते हो। मैडम आपको क्या सिखाती हैं? अक्षर बनाना ना। उसके बाद एलकेजी में क्या सिखाती हैं? शब्द बनाना। तो सबसे पहले आप अक्षर ज्ञान हासिल करते हो, बहुत छोटे लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, नर्सरी लेवल पर। उसके बाद जब आप एलकेजी क्लास में जाते हो तो क्या सीखते हो? शब्द लिखना। एलकेजी के बच्चे क्या सीखते हैं? बिना मात्रा वाले शब्द लिखना सीखते हैं ना। और यूकेजी में जब आप आ जाते हो तब क्या सीखते हो? तब आप फिर से शब्द लिखना सीखते हो, लेकिन इस बार कौन से शब्द लिखना सीखते हो? मात्रा वाले। तो व्याकरण आपकी नर्सरी से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले लेटर बनाना, लेटर बनाने के बाद वर्ड लिखना, शब्द लिखना। शब्द के बाद फिर आप आ जाते हो वाक्य पर। अब आपको क्या करना है? वाक्य लिखने हैं। तो जब आप फर्स्ट क्लास में आ जाते हो, सेकंड क्लास में आ जाते हो, तो आप क्या सीखते हो? सेंटेंस लिखना। मैडम आपको डिक्टेशन बोलती हैं, वाक्य लिखते हो ना आप उसमें। और आप वाक्य प्रयोग बनाते हो तो भी आप वाक्य लिखते हो। जो भी कुछ लिखते हो उसमें सब में सेंटेंस की आपको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? वर्ण विचार, अक्षर बनाना, शब्द विचार, शब्द बनाना, वाक्य विचार, वाक्य बनाना। उसके बाद आता है पद विचार। जब आप बड़े हो जाते हो, ग्रामर पढ़ते हो, जैसे अभी आप 5th क्लास में हो, बड़े हो ना। अब आप व्याकरण में क्या कर रहे हो? अब आप अक्षर बनाना सीख रहे हो? नहीं। शब्द बनाना सीख रहे हो? नहीं। वाक्य बनाना सीख रहे हो? बिल्कुल नहीं। अब आप सीख रहे हो पद विचार, मतलब जो शब्द हैं अब आप उन शब्दों के अंदर जा रहे हो। जो वाक्य हैं अब आप उन वाक्यों के अंदर जा रहे हो और पता कर रहे हो कि जो शब्द वाक्यों में इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या हैं, उनका रूप क्या है, उनका लिंग क्या है, वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है, वो विशेषण है, वो क्रिया है। आप इन सब के बारे में पढ़ रहे हो। तो जब आप इन सब के बारे में पढ़ते हो तो उसको कहते हैं पद विचार। आया समझ में आपको? तो व्याकरण के कितने भाग या विभाग होते हैं? 4। सबसे पहले अक्षर मतलब वर्ण विचार, फिर आप शब्द बनाते हो तो शब्द विचार, फिर आप वाक्य बनाते हो तो वाक्य विचार, और उसके बाद आता है आपका पद विचार। ठीक, तो आज आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर किसी को कोई भी चीज़ इस चैप्टर में समझ में ना आई हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछिए, ग्रुप पर पूछिए या कमेंट्स में पूछिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर यू। ठीक है। अच्छा, आज आपको होमवर्क में क्या मिला है?
भाषा और उनकी लिपियों को याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज हम वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। बाय बाय, कल फिर से मिलते हैं। ओके।